वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखेंगे कि हम एचटेट में, आप चाहे कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से टीचिंग मेथड भी पूछा जाता है और साइकोलॉजी भी पूछी जाती है। साइकोलॉजी अलग होती है और टीचिंग मेथड अलग होती है। टीचिंग मेथड होते हैं पढ़ाने के तरीके और साइकोलॉजी होती है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, इसमें पेडागोजी भी आती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ पूछी गई है। तो उसके हिसाब से है थॉर्नडाइक का जो नियम है, फ्राइड का नियम है, एनसीएफ है, ठीक है, 2009 वाली आरटीआई है। हर चीज़ को पढ़ेंगे हम यहाँ से, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए, सबसे पहले है पर्सनैलिटी है, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसको सोल्व करके देखेंगे कि हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो जाएगी हमें, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 7-8 क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिससे हमें काफ़ी सारा आइडिया लग जाएगा कि बार बार उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो सबसे पहले हमें व्यक्तित्व पता होना चाहिए। करवाऊंगी डिटेल में, ऑलरेडी अपलोडेड भी है अपने चैनल पर चीज़ें, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी कंटेंट करवा रखा है मैंने। तो दो प्रकार का व्यक्तित्व होता है भाई, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बाह्यमुखी। तो उन चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में सुन लो, आगे भी करवाऊंगी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला क्या है, किसी से ज़्यादातर बातचीत नहीं करता, वो फ्रैंक नहीं होता और भी नहीं होता वो, ठीक है, अपने आप में ही आत्म केंद्रित रहेगा, रूढ़िबद्ध भी रहेगा, वो कंजर्वेटिव रहेगा, दब्बू भी है, सबमिसिव भी रहेगा। आप बाइलिंगुअल यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो नोट पूछा जा रहा है कि क्या है, वो किसी से भी क्या है, सोशल नहीं रहेगा, ठीक है, ज़्यादातर बात नहीं करेगा, बस वो शांत स्वभाव रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, वो खुद की मदद खुद ही कर लेगा, कंजर्वेटिव रहेगा, ठीक है, रूढ़िवादी, दब्बू है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की है, ठीक है। पहली, दूसरी और चौथी ये अंतर्मुखी की है। तो इसने क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। तो सामाजिकता है, वो सभी के साथ क्या है, सोशल नहीं रहेगा, तो समाज में घुल मिल के रहेगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, ठीक है, हर किसी से वो अच्छे से घुल मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ से डेफिनेटली जो थॉर्नडाइक का नियम है, गौण नियम भी दिए है इसने, मुख्य नियम भी दिए है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अधिगम के नियम के तहत तत्परता का जो नियम है, सीधा डायरेक्ट पूछ लिया इसने, ठीक है। ज़्यादातर फैक्ट पूछे जाते हैं, कौन सा नियम किसने दिया, कंसेप्ट नहीं लगाना होता, सिर्फ हमें मार्क करना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है, तो थॉर्नडाइक ने किया भी, ठीक है, इसने अधिगम का नियम दिया है और उसमें कुछ तो गौण नियम दिए हैं और कुछ मुख्य नियम दिए हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, बहुत सारे नियम दिए हैं, उनको हम पढ़ेंगे आगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलो, आगे है, निम्न में से कौन सी विधि, अब देखो ये विधियों का आ गया, मैंने बताया था आपको टीचिंग जो मेथड्स होते हैं, टीचिंग वो अलग होते हैं। तो कौन सी विधि क्या है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। तो कोई भी बच्चा है, आप ये ना सोचे कि प्राथमिक लेवल के हो तो प्राथमिक लेवल की चीज़ें पूछी जाएगी। सेकंड और दोनों लेवल, तीनों लेवल के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लगभग क्या है, पैटर्न वही रहता है, चीज़ें जैसे ही लेवल बढ़ता है थोड़ी सी हाई हो जाती है, बस इतना रहता है। तो समस्या समाधान विधि है, ये भी ठीक ठाक रहती है पीआरटी लेवल पर। गतिविधि है, हाँ, छोटे बच्चों को हम एक्टिविटी बेस्ड करवा सकते हैं, ये भी रहती है, नहीं पूछा है। तो प्रोजेक्ट विधि है, ये भी दे सकते हैं हम बच्चों को, लेकिन लेक्चर नहीं दे सकते भी। लेक्चर क्यों? क्योंकि बच्चे का मेंटल अब इतना विकसित अभी तक नहीं हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लेक्चर दे, वो चीज़ें बच्चा कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो व्याख्यान विधि ये क्या है, उच्च सत्रों के लिए उपयोगी है, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वहाँ हम व्याख्यान मेथड से, लेक्चर मेथड से बच्चों को
ज़्यादातर चीज़ें कम समय में करवा सकते हैं। चारों चीज़ें हर चीज़ के लिए बेस्ट नहीं रहेगी, तो छोटे बच्चों के लिए हम लर्निंग बाय डूइंग करवाएंगे, गतिविधि करवा दी, समस्या छोटी छोटी समस्याएं दे दी, उनका सॉल्यूशन करवा दिया, कोई छोटा प्रोजेक्ट दे दिया। लेकिन ये व्याख्यान विधि है, ये क्या है, उच्च स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है भाई, उच्च स्तर के बच्चों के लिए, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाई, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वह है लक्ष्य है, प्रबल प्रेरणा है, अवरोध है, या सभी विकल्प सही है। तो कौन सा व्यवहार ऐसा है जो बच्चों को एनर्जी देगा कि बच्चा बार बार क्या है, लर्निंग करता रहे। लक्ष्य तो होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या है, उसके अंदर प्रबल प्रेरणा रहेगी, मोटिवेशन रहेगी, ड्राइव रहेगा किसी चीज़ को पाने का, तभी बच्चा क्या है, बार बार उसको उसके व्यवहार को ऊर्जा मिलेगी और बच्चा बार बार सीखने की क्रिया करेगा, ठीक है। लक्ष्य होना चाहिए, अवरोध होगा, बैरियर होगा तो वो तो रोकेगा बच्चे को, ठीक है। लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य पर तब तक हम नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ये बात याद रखना, ड्राइव होना चाहिए। ये देखो इंग्लिश में यहाँ ड्राइव दे दिया, तो इंग्लिश के वर्ड भी चेक कर लेना आप, कई बार मोटिवेशन भी दे देगा, ठीक है। मोटिवेशन भी होनी चाहिए हमारे अंदर, और जो आंतरिक मोटिवेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रेरणा करेगी। बाहरी मोटिवेशन कुछ समय तक काम करेगी, किसी ने बता दिया कि हाँ आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो 2-3 दिन उसका असर रहेगा, चौथे दिन फिर से वो हमारा जो नेचुरल बिहेव है वो फिर से बाहर आ जाएगा। तो हमारी जो इंटरनल मोटिवेशन है वो हमें लंबे समय तक क्या है, मोटिवेट रखती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बड़ा फ्रायड का क्वेश्चन, एस्टेट का फ्रायड वाला क्वेश्चन तो बड़ा ही फेवरेट है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी कि जहाँ से फ्रायड का क्वेश्चन नहीं बना हो। तो ये क्या कहते हैं, फ्रायड के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने 3 स्टेज दी थी उनको, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन दिमाग के बारे में भी बताया था, तो उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिक वाली भुजा कहेंगे, तो यहाँ दे रखे हैं, ये फ्रायड ने दिए थे भाई। उपा बोलते हैं ईड को, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। ईड, ईगो, सुपर ईगो है, ईड तथा सुपर ईगो। तो नैतिकता कब होती है बच्चे की, नैतिकता होती है भी प्रा सुपर ईगो। तो सुपर ईगो जब बच्चे की जनरेट होती है, बनती है, तब बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है, वो हर तरह की बच्चे की अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। तो नैतिकता वाली भुजा हो गई भी अकॉर्डिंग टू फ्रायड। ये कंसेप्ट फ्रायड ने दिए हैं, इनको डिटेल में जानेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस में। यहाँ सिर्फ समझ लो कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्या चीज़ें पूछी जा रही है, सिंपल पूछा जा रहा है, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया, ऐसा ही बस। आगे नेक्स्ट है, आगे चलो। शिक्षा जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, विषय वस्तु में मुख्य कारकों से ओतप्रोत घूमती है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस चीज़ के अंतर्गत घूमती है। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये चेक करने हैं कि जो शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव है उसके बिल्कुल तहत घूमेगी। लर्नर होना चाहिए, नहीं तो हम सिखाएंगे किसको, हम मेथड कहाँ लगाएंगे। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए और अधिगम की प्रक्रिया रहनी चाहिए। अधिगम प्रोसेस क्या होती है कि हम बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो कैसे सिखाएंगे, क्या प्रोसेस रहने वाली है। पहले हम प्रेजेंटेशन देंगे, एक्टिविटी करवाएंगे, प्रोजेक्ट बनवाएंगे, कुछ भी वट एवर। तो अधिगम की प्रोसेस रहनी चाहिए कि हम जैसे माइक्रो टीचिंग में पढ़ेंगे, 5 मिनट शिक्षण करवाया, फिर फीडबैक लिया, फीडबैक में 3 क्वेश्चन रिटर्न के पूछे, 2 ओरल पूछ लिए। तो अलग अलग टाइप है, इस तरह से हम आगे करेंगे। तो अधिगम परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए, जैसा थॉर्नडाइक ने बात की है कि बच्चा रेडी है सीखने के लिए, तैयार है, तभी हम सिखा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल तभी सिखाएंगे। और वो सीखी हुई चीज़ें बच्चे को तभी याद रहेगी जब बच्चा बार बार प्रैक्टिस करेगा। तो ये सारे के सारे विकल्प सही है, तीनों की तीनों कंडीशन होनी चाहिए जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या बताया गया है भी, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। अब देखो क्या चीज़ पूछ रही है, मैच्योरिटी में अभ्यास का महत्व होता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी होती क्या है। मैच्योरिटी होती है जब हम शारीरिक रूप से पूरी तरह क्या है, सबसे पहले क्या है, बच्चा होता है, बच्चा फिर क्या है, वो किशोर बन जाएगा,
किशोर फिर वो क्या है, वयस्क बन जाएगा, और वयस्क क्या है, वो एक न एक दिन वयस्क के बाद क्या है, हमारी फिजिकल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। यही क्या है, हमारी मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी का मतलब है बच्चे से वयस्क बन जाना। तो ये क्या है, परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि बच्चा है वो किशोर बनेगा, किशोर के बाद वयस्क बनेगा। इसमें आप कहाँ क्या अभ्यास करोगे, कोई अभ्यास करना नहीं पड़ता, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होगी। बच्चा है वो बड़ा होगा, और बड़े से फिर वो एक न एक दिन प्रौढ़ बन जाएगा। ठीक है, 18 से 19 साल तक हमारा जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाती है। बिल्कुल, परिपक्वन एक शारीरिक प्रक्रिया है, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा जो हाईलाइट करके आपको दिखाए गए हैं। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है, नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। 18-19 लगभग 18-19 साल तक हमारी हाइट बढ़ चुकी होती है। ठीक है, वजन है, मोटा पतला होना ये मैच्योरिटी के अंदर नहीं आएगा, जितनी हमारी ग्रोथ होनी रहती है वो हो जाती है। मृत्यु पर्यंत नहीं चलती, मृत्यु पर्यंत विकास चलता है। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव होते हैं, बस सिर्फ मात्रात्मक बदलाव नहीं होते, गुणात्मक भी होते हैं। जैसे जितनी हमारी हाइट हो गई, क्या वो उतनी ही रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ओनली मात्रात्मक नहीं होते, गुणात्मक भी होते हैं। हम इधर से भी बढ़ते हैं और इधर से भी। ठीक है, हमारे हाथ जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल छोटी छोटी उंगलियां होती है, तो फिर बाद में हाथ बड़ा होते होते यहाँ तक आ जाता है, उंगलियां भी बड़ी हो जाती है। तो दोनों तरफ से क्या है, बच्चे का विकास होता है। तो परिपक्वता क्या है, एक शारीरिक प्रोसेस है, शारीरिक क्रिया है, अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती, ना मृत्यु पर्यंत चलता है, और ना ही क्या है, मात्रात्मक बदलाव नहीं, ओनली मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो किस पे एम्फेसाइज करती है भाई, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, कि टीचर को ही सौंप दो सारा कुछ और टीचर अपनी मनमर्जी करता, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि 2 साल का बच्चा है तो उसके हिसाब से सिखाओ। हालांकि 2 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता, 4-5 साल का आना शुरू होता है, और आजकल तो प्री स्कूल है, किंडरगार्टन में भेज देते हैं पेरेंट्स। लेकिन 5-6 साल का बच्चा है, ठीक है, पीआरटी का छोटा बच्चा है, प्राथमिक लेवल का है, तो उसको उसके हिसाब से सिखाओ। अगर टीजीटी लेवल का बच्चा है तो उसको उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सिखाओ। तो अगर 10 साल के बच्चे को हम हवाई जहाज उड़ाना नहीं सिखा सकते, ये बात करती है हमारी साइकोलॉजी। यानी बच्चे का मेंटल लेवल जितना है उसके हिसाब से ही बच्चे को क्या है, एजुकेशन दो। छात्र केंद्रित होनी चाहिए, 10 साल के बच्चे को 10 साल के अकॉर्डिंग सिखाओ। अगर उसका आईक्यू ज़्यादा है तो 11-12 साल तक का सिखा सकते हैं, वो टीचर पहचान कर लेता है। पाठ्यचर्या केंद्रित नहीं होना चाहिए कि बस सिर्फ सिलेबस रटवा दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चे का, हमारी साइकोलॉजी कहती है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। साइकोलॉजी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। विद्यालय केंद्रित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय पाठ्यक्रम और शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू शिक्षा मनोविज्ञान, छात्र को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। उत्तर बाल्यावस्था चलती है 9 से 12 साल। ठीक है, वैसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग मानते हैं, आज तक इसका जो परमानेंट है वो मानते आए हैं ना, वो उत्तर बाल्यावस्था, वो डिटेल में आगे करवा दूंगी मैं आपको। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, हठी है ना, हठी ये बच्चे में क्या है, शैशवावस्था में होती है, कि बच्चे ने किसी चीज़ की जिद पकड़ ली, तो ये तो नहीं रहेगा। समय की संकल्पना है, ये टाइम जो कंसेप्ट है बच्चे का, ये उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, ये पूर्व बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। बच्चे का टाइम की पकड़ हो जाती है बच्चे को। वीर पूजा रहेगी भी, एडोलोसेंस की किशोरावस्था में बच्चा वीर पूजा करता है। ठीक है, रोल मॉडल मान लेता है, किसी को भी है अपना। तो सामाजिक संकल्पना है, सोशल जो टेंडेंसी है बच्चे में विकसित हो जाती है इस समय। क्या भाई, पोस्ट चाइल्डहुड की बात करी जा रही है यहाँ, पोस्ट चाइल्डहुड में। ठीक है, याद रखेंगे, एक बार समझ लो, डिटेल में हम क्लास में करेंगे इनके बारे में। बिल्कुल ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है साइकोलॉजी का जहाँ जीन पियाजे जी ना आए। मैंने डिटेल में पियाजे को हर एक बारीकी से करवा रखी है, वो चीज़ जाके आप देख सकते हैं।
तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी है? भी 4। इंद्रिय जनित अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, कन्वेंशनल स्टेज है, फॉर्मल स्टेज है। तो ये चारों की चारों क्या है? पियाजे ने दी है। और किसकी? संज्ञानात्मक विकास की दी है। थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान रखना, कोग्निटिव डेवलपमेंट की। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। पहले तो ये क्वेश्चन बड़े होते हैं, भी क्या पूछा जा रहा है, हाँ या नहीं, फाइंड आउट करो। ऑप्शन पढ़ो अब। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनियम, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होते। क्रिएटिविटी अलग चीज़ है, इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, पहले बता दूं मैं। मेधावी, ठीक है, मेधावी बालक कौन होते हैं? जिसका दिमाग ज़्यादा काम करता है, मेंटल लेवल उसका अच्छा होता है, बच्चे का 120 तक होता है, 110 से ऊपर हो जाता है बच्चे का इंटेलिजेंस। और ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव जो बच्चा है उसकी जो इंटेलिजेंस है, बच्चे का आईक्यू है, वो 120 प्लस हो, अबो हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मेधावी ये एक दूसरे के पर्यायवाची कभी नहीं हो सकते। एवरेज बच्चा है वो लगातार अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएटिव कोई भी हो सकता है। वेस्ट से बेस्ट बनाना वो क्रिएटिविटी के ही अंदर आता है। और मेधावी वो होगा भी कोई भी चीज़ एक बार में पढ़ ली और उसको समझ में आ गई, उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंस लगाई, यानी बुद्धि ज़्यादा है उसमें। और क्रिएटिव में क्या है? बच्चा नए नए आइडिया क्रिएट कर देगा, किसी भी चीज़ को, समस्या का समाधान जल्दी कर देगा, अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा कि इस तरीके से नहीं हुआ तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक न हो, बिल्कुल हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव भी हो, कि वो नया क्रिएट कर पाए। मेधावी बालक ज़्यादातर रट कर सीखने में बल देते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। और क्रिएटिव बच्चे क्या है? वो अपना दिमाग लगाकर नया डेवलप करते हैं। एक सृजनात्मक बालक उच्च दर्जे का मेधावी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दोनों ही गुण हो सकते हैं। और सृजनात्मकता का क्या है? पोषण किया जा सकता है, भी बिल्कुल सीखी जाती है। बार बार अगर बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज़ पर, बच्चा बार बार उस चीज़ पर काम करे तो बिल्कुल वो चीज़ क्या है? मैच्योर होती जाएगी, बच्चे का वो चीज़ में ट्रेंड हो जाएगा। सृजनात्मकता का पोषण बिल्कुल हो सकता है। तो नहीं पूछा है तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट है, आगे आ जाओ। विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित होनी चाहिए? भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम बच्चे में, वो क्यों करवाई जाती है? ये क्या है? हेल्प करती है संस्था की प्रसिद्धि में। भाई संस्था की प्रसिद्धि होगी इसलिए करवा रहे हैं, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है, बिल्कुल ओवरऑल डेवलपमेंट करती है बच्चे का, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशियली, इसलिए बच्चे का क्या है? विकास करवाया जाता है। इसलिए ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है कि बच्चा पढ़ने के अलावा भी ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, बच्चा हर चीज़ को क्या क्यों सही है, क्यों गलत है, भावनात्मक रूप से हर चीज़ को बैलेंस करके समझ पाए, इसलिए ये करवाई जाती है। शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक है, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि रखते हैं, नहीं रखते, बिल्कुल नहीं, कि अध्ययन में रुचि नहीं रखेंगे तो बस उनको को करिकुलर एक्टिविटी करवा दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक छात्र के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या है? ये को करिकुलर एक्टिविटी करवाई जाती है, आगे बात करेंगे, ठीक है। करिकुलर एक्टिविटी कौन सी होती है? और को करिकुलर एक्टिविटी वो होती है, खेल करवा दिया बच्चे को, प्रोजेक्ट बनाना दे दिया, कुछ भी वेस्ट से बेस्ट बना दिया, कार्ड मेकिंग हो गया, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का मेंटल लेवल कैसा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है, यानी मेंटल डेवलपमेंट के तहत कौन सा आता है? थोड़ा सा इंग्लिश में ज़रूर समझ लेना कि क्या चीज़ आएगी। भाषा आएगी, आकार आएगा, अनुराग आएगा, या ईमानदारी आएगी। आकार तो ये हो गया भाई हमारा फिजिकल से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? फिजिकल। आकार में, साइज में हम बड़े होंगे तो फिजिकल में बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिजिकल चेंज आएगा। अनुराग ये जुड़ेगा इमोशन से हमारे, ठीक है, इमोशन से जुड़ेगा अनुराग, यानी हम किसी से प्यार करते हैं, अफेक्शन है, अटैचमेंट है हमारी। और ईमानदारी भी ये क्या है? ईमानदारी और क्या है?
अनुराग ये दोनों तो इमोशन से जुड़ेंगे। और साइज क्या है, फिजिकल। और भाषा का विकार होना विकास है, अच्छी भाषा का विकास होता है। अगर हमारा मेंटल लेवल अच्छा है, मेंटल विकास अच्छा है, तो हम अच्छी भाषा बोल पाएंगे, ठीक है। अच्छी भाषा का विकास होगा तभी। तो ये भाषा के साथ जाएंगे हम आगे। आगे चलो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट का फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ से तो हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस बुद्धि लब्धि सतर का बालक सामान्य बुद्धि लब्धि वाला कहलाता है। 90 से 109 वाला मैंने करवा रखा है। ये जो कंसेप्ट है ये टर्मन ने दिया था, डिटेल में अपने चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। टर्मन का सारा करवा रखा है, जड़ बुद्धि किसे कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी करवा रखी है मैंने चीज़ें, और टर्मन के अकॉर्डिंग भी करवा रखी है। तो 90 से 109 ये एनसीईआरटी मानती है, और जो टर्मन का वर्गीकरण है वो 90 से 110 मानता है कि जो एवरेज बच्चे हैं, दुनिया में ज़्यादातर इसी आईक्यू के बच्चे पाए जाते हैं लगभग, ठीक है। लगभग वो भी करवा रखे हैं मैंने। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो 1% कितनी है वो, ठीक है। एवरेज बच्चे हैं वो कितने परसेंट पाए जाते हैं, ऑल ओवर सारा डेटा मैंने करवा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। तो टर्मन ने बताया 90 से 110, और एनसीईआरटी मानती है 90 से 109, और एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देंगे हम, ठीक है। तो औसतन होता है इस और लगभग दुनिया में सामान्य बुद्धि के ही लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। 1% मेधावी होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, एक बार सुनते ही चीज़ें समझ लेते हैं, रटने की उनमें बड़ी ज़बरदस्त क्षमता होती है। और जो क्रिएटिव होते हैं, अभी अभी हमने बात की, क्रिएटिव क्या है, हर चीज़ को समझ के करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 ही करेंगे आज। एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लो, थोड़ा सा सिलेबस और डिस्कस करने के बाद हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। समय कम है तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करें, कम समय में स्मार्टली स्टडी करेंगे। मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं, कि जो हमारा मेंटल लेवल है, सीधी बात पूछी जा रही है, मानसिक। तो हेरिडिटी, ओनली हेरिडिटी से तो प्रभावित नहीं होंगे, कि माता पिता अगर एवरेज है तो बच्चे भी एवरेज हो गए, ये डेफिनेट है। और क्या है, अगर उसको एक चीज़ और ऐड कर दी जाए, बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा दे दिया जाए, तो बच्चा वो एवरेज बच्चा है तो वो मेधावी बालक जैसा काम करके दिखा सकता है। तो दोनों का परसेंटेज है ये 50-50 भी, 90 और 10 भी हो सकता है। तो दोनों ही फैक्टर यहाँ प्रभाव डालते हैं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरणीय कारक दोनों चीज़। अब हेरिडिटी, बच्चे का आईक्यू है भाई सुपीरियर है 120, लेकिन बच्चे को मौका मिला ही नहीं कुछ करके दिखाने का, तो फिर ऐसे आईक्यू का क्या फ़ायदा है। तो दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट करती है कि बच्चे में आईक्यू भी अच्छा है और उसको एनवायरनमेंट भी अच्छा दे दिया जाए, तो दोनों चीज़ें क्या है, इसके द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। केवल अकेला पर्यावरण कुछ नहीं कर सकता, और केवल हेरिडिटी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों बात। तो आगे की जो सीरीज़ है ऐसे ही जारी रखेंगे। तो ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिटेल्ड में आपको साइकोलॉजी करवाई जाएगी, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बन सकने की संभावना है। तो बाय बाय, मिलते हैं, हैव ए नाइस डे गाइज। इसी तरह साइकोलॉजी और हरियाणा जीके के साथ।